आज हम कोलकाता रेप मर्डर कांड के खिलाफ वैसे ही इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। काफ़ी जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कैंडल मशाले निकाल रहे हैं, जैसा 2012 से तब तक किया गया जब तक कि निर्भया के दरिंदों को फांसी नहीं मिल गई, या फिर 1990 के कोलकाता रेप और मर्डर कांड के बाद वैसी ही मुहिम चलाई गई जब तक कि धनंजय चटर्जी को फांसी के फंदे पर नहीं लटका दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर से वही सब होता रहा। कोलकाता रेप केस की परतें समय के साथ साथ जैसे जैसे खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे ही ये केस और उलझता जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के डॉक्यूमेंट को देखें तो उसके हिसाब से 9:45 पर पीड़िता ने दम तोड़ा और पुलिस प्रशासन के डॉक्यूमेंट के हिसाब से 12:44 पर पीड़िता की मौत हुई। इन दोनों टाइमिंग में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। इससे कई सारे सवालों ने जन्म लिया है। वहीं दूसरी तरफ अदालत में दिए गए दस्तावेज के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने इस बात को कबूला है कि 12:44 पर जूनियर डॉक्टर की मौत हुई। अब सवाल ये उठता है कि 9:45 से लेकर 12:44 तक पीड़िता का स्टेटस क्या था? क्या वो बेहोशी की हालत में थी? क्या उसकी मौत हो चुकी थी? इस बात को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसको पुलिस और प्रशासन दोनों छुपा रहे हैं। आगे ये भी सवाल उठता है कि डॉक्टर को कैसे पता नहीं चला कि पीड़िता की मौत हुई है या नहीं और कब हुई है। इसके बारे में कई तरह की बातें फैल रही हैं। ये प्रशासन और पुलिस दोनों को बताना चाहिए। यहाँ पर अस्पताल प्रशासन के डॉक्यूमेंट और पुलिस के हिसाब के जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें सवाल ये उठता है, क्या उसकी मौत हो चुकी थी? क्या वो बेहोश थी? अगर वो ज़िंदा थी तो उसको अस्पताल के इमरजेंसी में क्यों नहीं ले जाया गया? अस्पताल में ही बने ट्रॉमा सेंटर में उसे क्यों नहीं ले जाया गया? आखिरकार क्यों उसे इस सेमिनार हॉल में रहने दिया गया जहां पर 12:44 पर पुलिस ने उसे डेथ डिक्लेयर किया? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है और कागज़ों में उलझ कर रह गई है पीड़िता की मौत की कहानी। अगस्त की सुबह आरजेकर अस्पताल में जब पहली बार फर्स्ट ईयर के चेस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने पीड़िता को देखा तो वो वक्त सुबह 9:30 बजे का था। सबसे पहले बार यही वो समय था जब पता चला कि पीड़िता के साथ किसी ने कोई अपराध किया है। उसके बाद सारी चीज़ें शुरू हुई, जिसमें फर्स्ट ईयर के चेस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने अपने सहयोगियों को बताया कि सेमिनार हॉल में किसी छात्रा की मौत हो गई है। इसके बाद 9:45 पर अस्पताल प्रशासन की ओर से जो पत्र पुलिस को भेजा गया है एफआईआर लॉन्च करने के लिए, उस पत्र में इस बात की जानकारी दी गई है कि 9:45 पर अस्पताल प्रशासन को ये पता चला कि सेमिनार हॉल में किसी लड़की की मौत हो गई और वो लड़की मेडिसिन डिपार्टमेंट में थी। इस केस को लेकर एक एफआईआर दर्ज की जाए और ये पत्र आरजेकर मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट वाइस प्रिंसिपल के द्वारा ऑफिस इंचार्ज ताला थाना को दिया गया है। आरजेकर अस्पताल के इस पत्र पर 9 अगस्त की तारीख और 2:45 की रिसीविंग लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि पुलिस ने इस पर आधिकारिक काम करना शुरू कर दिया था। अब सवाल उठता है कि पीड़िता की मौत कब हुई और पुलिस ने मौत का क्या समय बताया। पुलिस ने जो अपनी एफिडेविट रिपोर्ट अदालत में डाली है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12:44 पर पीड़िता की मौत की बात को पुलिस के द्वारा कंफर्म किया गया है। जिस तरह के दस्तावेज हैं उसके मुताबिक दोपहर 12:44 पर ड्यूटी पर मौजूद ईएमओ ने पीड़िता को मृत घोषित कर दिया था। दोपहर 1 बजे राज एफएसएल विशेषज्ञों की टीम पहुंची। 1 बजे पीड़िता के परिवार और माता पिता पहुंचे और अस्पताल अधिकारियों से मिले। फिर दोपहर 1:10 अस्पताल अधिकारियों के मार्गदर्शन में पीड़िता के परिवार के सदस्य सेमिनार रूम में पहुंचे और उन्हें पीड़िता का शव दिखाया गया। मतलब 3 घंटे के बाद। उस समय एफएसएल की जांच कर रही थी और फोटोग्राफी भी चल रही थी। दोपहर 1:45 पर ईएमओ ने मेडिकल प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया। ठीक है, जांच होने में इतनी ज़्यादा देर हुई
ऊपर से मरने की टाइमिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, माँ बाप से भी काफ़ी देर बाद मिलने दिया गया। तो क्या इससे किसी को बचाया जा रहा है, किसी के ऊपर पर्दा डाला जा रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की जान गई है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार